चलो, कोई डाउट है लास्ट क्लास में? नो? ठीक है, तो अपन जुडिशरी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज अपन शुरू करने वाले पंचायत, ठीक है, या फिर इसको हम लोकल बॉडी भी बोलते हैं। देखे हो पंचायत? नहीं देखे हो? आज देखेंगे अपन, ठीक है। चलो, एक्चुअल में अपन कल इसकी हिस्ट्री देख रहे थे, से हम पंचायत को समझते हैं। थोड़ा सा फिर से आज देख लो, ठीक है, नए लोग भी आए हो। सो बेसिकली अगर मैं पंचायत की बात करूं तो अपन शुरू करते हैं आज से नहीं, लगभग एंशियंट इंडिया से, ठीक है, प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत के समय काल पे पंचायत जो थी, गांव जो होता था, वो प्रॉपर जैसे आज है सेम उसी हिसाब से हुआ करता था, ठीक है। गांव की अलग से सरकार, या फिर सरकार ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उस समय पे डेमोक्रेसी तो था नहीं, लोकतंत्र तो था नहीं, राजा का ही पूरा मतलब सारा ऑर्डर मानना जाता था, ठीक है। सो बेसिकली फिर बाद में जब अपन ब्रिटिश सरकार के अंदर आए तो पंचायत धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो गया। पंचायत की उतनी इम्पोर्टेंस रही नहीं, ख़त्म हो गई। लेकिन जब हम आज़ादी के समय पे आए 1947 में, जब हमने ये देखा कि हम आज़ाद हुए और संविधान हमारा बनने वाला है, तो क्वेश्चन ये आता है कि पंचायत रखना है कि नहीं रखना है, सारी शक्ति सेंटर के पास देना है या स्टेट को देना है, लोगों के हाथ में शक्ति देना है कि कैसे करना है। तो इन सिचुएशन में हमारे जो संविधान सभा, जिनका काम था संविधान बनाना, संविधान सभा में बहस होना शुरू हो गया। इसमें सारे जो संविधान सभा के सदस्य वो दो गुट में बट गए। दो गुट में कैसे? एक जो कि गांधी जी को फॉलो करते थे, वो गांधीयन स्कूल में चले गए, मतलब ये कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे एडमिशन करवा लिए। हम किसी के विचार को अगर फॉलो करते हैं तो हम उस विचार के मतलब उसका एक अलग से स्कूल हो जाता है। स्कूल इन द सेंस कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल वाला स्कूल नहीं है। अगर मैं गांधी जी को फॉलो कर रहा हूँ मतलब मैं गांधीयन फिलोसफी या गांधीयन स्कूल को फॉलो कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है। इसके अलावा एक जो कि अंबेडकर जी। अब दोनों की बात अगर मैं करूं तो दोनों एक दूसरे दिग्गज नेता, ठीक है, और दोनों की बातों को हमें इंपॉर्टेंस भी देनी है। एक संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष है तो दूसरा हमारा पूरे देश का ही बाप है ना, बापू। तो दोनों की बातों कहीं ना कहीं हमको सुनना ही पड़ेगा। गांधी जी का कहना था कि मुझे पंचायत चाहिए, है ना, पंचायत मांगता है अपन को। क्यों? क्योंकि अगर पावर लोगों के हाथ में रहा तो डेवलपमेंट होगी, अगर पावर लोगों के हाथों में नहीं होगा तो लोगों की डेवलपमेंट रुक सकती है। उनका कहना था कि आज़ाद हम सब लोग हुए हैं, हम केवल सेंटर को आज़ाद नहीं मिली है, आज़ादी उस गांव को भी मिली है जो प्राचीन भारत से हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता था। बट अंबेडकर जी का कहना कुछ और था। अंबेडकर जी बोलते हैं कि पंचायत अगर हम रखें तो उस टाइम पीरियड पे सब लोग अपना अपना अलग सूबा बनाने लगेंगे या फिर अपना अलग प्रांत बनाने की जिद करना शुरू कर देंगे। दोनों का कहना सही है क्योंकि हम उस टाइम पीरियड पे आज़ाद हुए जबकि पाकिस्तान मुसलमानों को लेके अलग देश बनने की जिद में था, ठीक है। हैदराबाद बोल रहे हैं मैं अलग देश बनाऊंगा, फिर इधर जूनागढ़ अलग, जम्मू कश्मीर अलग, इधर असम नागालैंड वाले बोल रहे हैं हम तो तुम्हारे पार्ट ही नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हुई कि हम पंचायत बना के दें या पंचायत नहीं दें, क्योंकि पंचायत बना देना बड़ी बात नहीं है। सर पंचायत बना रहे हो मतलब आप शक्ति को क्या कर रहे हो, लोगों के हाथों में दे रहे हो, और इसको मैं बोलता हूं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, इसको विकेंद्रीकरण बोल रहा हूं, डिसेंट्रलाइजेशन बोल रहा हूं। मतलब पावर को सेंटर से, केंद्र से लेके छोटे छोटे ग्रुप में बांट देना या छोटी छोटी लेवल पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इज इट क्लियर? अब ना तो हम इनकी बातों को टाल सकते थे, ना ही इनकी बातों को टाल सकते थे। इनका भी कहना सही है, इनका भी कहना सही है। गांधी जी का कहना है कि अगर आपको पूरे देश को विकसित करना है, शुरुआत हमें गांव से होनी चाहिए, क्योंकि गांव विकसित होगा तब जाके देश विकसित हो। एक गांव अगर विकसित होता है
तो फिर जाके आपका शहर विकसित होगा। एक शहर विकसित होता है तो आपका फिर एक बड़ा शहर विकसित होगा, एक बड़ा शहर विकसित होगा तो आपका राज्य विकसित होगा, और सब राज्य विकसित होंगे तो आपका देश ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगा। लेकिन अंबेडकर जी का कहना है कि अगर आप गांव को 100 रुपए भेजते हो तो मुश्किल से गांव के पास ₹1 से ज्यादा नहीं पहुंचेगा, इतनी करप्शन है। अगर आप दिल्ली से भेजते हो, एक मान लो बिलासपुर के कोई छोटा सा गांव में, एक छोटा सा गांव ले लेते हैं यहीं बगल में, सेंदूरी है, सुने हो? सेंदूरी आपको भेजने हैं पैसा डेवलपमेंट के लिए। दिल्ली से अगर वो पैसा निकलता है, दिल्ली से अगर 100 रुपए भेजा जाता है तो मुश्किल से ₹1 से ज्यादा नहीं पहुंचने वाला। और ये रियलिटी भी है। करप्शन इतनी ज्यादा है, भ्रष्टाचार इतनी ज्यादा है कि ये भी पहुंच जाए तो बड़ी बड़ी बात है। गांधी जी बोलते एग्जैक्टली तो मैं वही बोल रहा हूं अंबेडकर, क्या कि 100 रुपए भेजेगा तो ₹1 पहुंचेगा। बोलते हाँ मैं तो सही बोल रहा था। तो गांधी बोलते मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। बोलते हाँ पंचायत नहीं हो मिलेगा। अरे रुक जा, 100 रुपए भेज रहा है तो 1 मिल रहा है, तो भेजेगा ही नहीं तो अगर भेजेगा ही नहीं तो ₹1 भी नहीं मिला। 1 बढ़ा के 0, गांव होने से ₹1 पहुंच रहा है, गांव ना होने से 0, तो कहीं ना कहीं गांव होना चाहिए, है ना? तो ये बहस एकदम छिड़ गई। कुछ लोग अंबेडकर को मानने नहीं गांव होना चाहिए, कुछ गांव नहीं होना चाहिए, कुछ गांधीवादी गांव होगा ही होगा, चाहिए हमें गांव। बीच में आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू पंडित नेहरू बोलते हैं काहे लड़ाई कर रहे हो बबुआ? सर देखो ना गांव मांग रहे हैं, ये दे दो ना। अरे नहीं नहीं, क्यों ना गांव नहीं बोल रहे हैं। अरे रुक जाओ, आपको गांव चाहिए? बोलता हाँ। आपको गांव नहीं देना है? नहीं। एक काम करो, बीच का रास्ता बताऊं, वकील है भाई, बीच का रास्ता तो निकाल ही सकता है। बोलते देखो, आपको गांव नहीं चाहिए, आपको गांव चाहिए, दोनों खुश आओ, मैं आपको गांव देता हूं। गांधी जी बोलते हैं वाह क्या बात है, बढ़िया वकील है। बोलते कोई बात नहीं, कहाँ रखोगे? तो रखना क्या है, यहाँ रख देते हैं। गांधी जी बोलते बन गया, मेरी हो गया मेरा, ठीक है। समझ में आया आपको? क्या कौन सा है? 40 DPSP। क्या आप कोर्ट में जा सकते हो इसका इन्फोर्समेंट के लिए? नहीं। मतलब कि गांव तो मिल गया बट वास्तविक रूप से नहीं मिला। ये स्टेट के ऊपर है, सरकार के ऊपर है कि कहां पे गांव रखना है और कहां पे गांव नहीं रखना। इज इट क्लियर? सो फाइनली हमने गांव को आर्टिकल 40 में रखा और फिर बाद में इसको फिर संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। बट अभी के लिए ये आपका इतिहास था कि किस तरीके से गांवों का इवोल्यूशन हुआ या गांवों को हमने रखा। ठीक है, इसको लिखोगे? लिख लो, फिर आगे बताता हूं। कहां पे? देश विकसित, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट।
हो गया। सो फाइनली अपन आज़ाद हुए और संविधान बन के रेडी हुआ। अब इसके बाद 1952 के आसपास हमें ये समझ में आने लग गया कि भैया विकसित तो करना पड़ेगा, भारत के डेवलपमेंट तो चाहिए। अब उनको क्या मांगता है? डेवलपमेंट। ठीक है, और डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ कुछ, क्या करोगे डेवलपमेंट के लिए? तो आजादी के बाद समझना इसको ना, लिखने की ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर समझ में आ जाए तो काफी है, बाद में लिख लेना। आजादी के बाद हमने ये देखा कि हम आजाद तो हो गए लेकिन डेवलपमेंट नहीं आ पा रही थी। ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है हमारे पास। तो ये दो चीज बस आप मेंशन कर लो, फिर सुनो पूरा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। नेशनल एक्सटेंशन स्कीम। चलो कोई पानी दो तो, ये कहानी अभी लंबा चलेगा। ठीक है, बस ये दो लाइन अगर चाहो तो इसको मेंशन कर लो, उसके बाद ना चुपचाप सुनना। चलो शुरू करें। सो आज़ादी हो गई। आज़ादी के बाद हम, अब देखो गरीबी तो थी, ऐसे मोड़ पे अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे कि जस्ट उससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 चली थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया में मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, हम 200 सालों तक गुलाम थे। और गुलाम के बाद जब हम जब हम इंडिपेंडेंट हुए, आज़ाद हुए, तो हमारी पूरी जो मतलब इकोनॉमिक सेक्टर था वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल था। और इतने मास लेवल पे एग्रीकल्चर करने के बाद भी हमारे पास खाने को अनाज तक नहीं होता था। ठीक है, आप देखोगे इन हिस्ट्री में जब पढ़ोगे पोस्ट इंडिपेंडेंट, तो उसमें देखना कि हमें अमेरिका से खाना मंगाना पड़ता था, जबकि हम सबसे ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ जितनी भी जनसंख्या है उसका 75% आज भी खेती पे निर्भर है। उस समय तो 100% ही समझ सकते हो। ठीक है, तो डेवलपमेंट करने के लिए हम बहुत सारी तरकीब अपनाने लगे कि हमें डेवलपमेंट चाहिए। सो फाइनली उस टाइम पीरियड पे पंडित नेहरू ने, ऑफ कोर्स ये नहीं करते थे, इनके जो सिविल सर्वेंट थे वही करते थे, पंडित नेहरू ने अलग अलग प्रोग्राम लाना शुरू कर दिया। लाइक कुछ मैंने लिखा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, नेशनल एक्सटेंशन स्कीम 1953 में, मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम कि विकास करना है। अब विकास, तब से मैं विकास विकास बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट बोल रहा हूँ, आखिर ये विकास होता क्या? तो विकास को पहले हम समझते हैं, आज तो आया नहीं है गधा हमारा। ठीक है, विकास का मतलब है कि अगर मैं सामाजिक रूप से इक्वल हूँ, सोशल डेवलपमेंट अगर मेरा हो पा रहा है तो मेरा विकास हो रहा है। अगर मैं समाज में इक्वल हूँ, अगर समाज में ऊंच नीच नहीं हो रहा, अगर समाज में भेदभाव नहीं किया जा रहा है, मुझे भी उतने ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है जितना कि एक बड़े वर्ग या बड़ी जाति वाले को, मुझे भी उतने ही एक रिस्पेक्ट मिल रहा है जितना कि छोटे जाति को और जितना कि बड़े जाति को, मतलब कि कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा एक फिजिकल डेवलपमेंट, क्या फिजिकल डेवलपमेंट हो पा रहा है? यानी कि अगर मैं गांव की बात कर रहा हूं तो क्या रोड बन रहे,
क्या हॉस्पिटल बन रही है, क्या आपके स्कूल्स बन रहे हैं, क्या आपके कॉलेजेस बन रहे हैं। अगर ये सारी चीजें अगर है, मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है। अगर फिजिकल डेवलपमेंट होगी तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि विकास हो रही है। इसके अलावा अगर मैं विकास की बात करूं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब आर्थिक रूप से। अगर आप गांव में आपके पास उतनी ही अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की जितनी कि आपके पास शहर में है। इवन मुझे लगता है कि आज गांव में शहर से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की। अगर आप गांव में रह के पैसे कमा पा रहे हो, और इसका मतलब ये नहीं कि 2-4 रुपए, ठीक है, या फिर कुछ हजार, अगर आप अच्छा खासा अर्न कर पा रहे हो, आप बिना शहर जाए अपनी रोजी रोटी निकाल पा रहे हो, तो आप समझ लो कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, मतलब आर्थिक विकास हो रही है। तो विकास का मतलब है कि एक सामाजिक विकास, विकास का मतलब है कि आपके फिजिकल विकास हो रहा है, विकास का मतलब है कि आपकी आर्थिक रूप से विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। जितना आपके एक मान लो नीची जाति या फिर शूद्र बोल दूं, अगर नीची जाति को पैसे कमाने की जितनी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अगर मुझे भी है, या फिर जितनी बड़ी जाति को पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है, अगर उतना ही नीची जाति को वहीं से सेम जगह से पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। तो इन सारी डेवलपमेंट के लिए सरकार ने स्कीम चलाया, और ये इतना मस्त स्कीम था, मैं नहीं बोलूंगा मस्त, आप बोलोगे कैसे। देखो इधर, ये स्कीम आपको बोलता है जिसको जो प्रॉब्लम है पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। क्या करो? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। मतलब अगर मेरे सर में दर्द है, अगर मुझे हेडेक है, तो मुझे आप पैर दर्द के दवाई नहीं दोगे। अगर मेरे पेट में दर्द है तो आप मुझे सोने का दवाई नहीं दोगे, है ना। अगर मुझे वोडका चाहिए तो आप मुझे बियर नहीं दोगे। जो एग्जैक्टली चाहिए वही आप मुझे दोगे। तो ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये भी कुछ ऐसा ही था। सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम देखूंगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम के बेसिस पे या जो भी प्रॉब्लम होगा उसके आधार पे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। सपोज आपको चाहिए स्कूल, तो आपको स्कूल बनवा के दिया जाएगा। आपको पढ़ना है तो स्कूल चाहिए। अगर मुझे मान लो भूख लगी है और आप बोले ये ले बेटा कोट पहन ले, मैं पहनूंगा क्या? मैं बोलूँगा चल खाना दे पहले। मुझे प्यास लगी है और वो बोल रहा है चल चल टीवी देखने, मूवी देखने, मस्त मूवी लगाया अभी पुष्पा 2। बोला भाई खाने को दे पहले, खाना चाहिए पहले। तो जो आपको रिक्वायरमेंट है वही देना है। सुनने में कितना मस्त लग रहा है, सही चलना भी चाहिए। मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम कभी बन सकता है क्या? नहीं। जो देखो सिंपल सी बात है, जो प्रॉब्लम है आप उसका सॉल्यूशन दे रहे हो। सर मुझे केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा, ये ले भाई केमिस्ट्री का टीचर। सर मुझे फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये ले आजा पढ़। सर मुझे बायोलॉजी नहीं समझ में आ रहा, ये ले पढ़ ले। सर मुझे इसका मटेरियल चाहिए, ये ले। जो प्रॉब्लम वो सॉल्यूशन। तो ये तो बहुत डेवलपमेंट होनी चाहिए। आपको जो प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, सर के दर्द की दवाई, ठीक है। पैर चला नहीं जा रहा है, आपके लिए गाड़ी बन गया, ठीक है। आप अपनी मम्मी को मिस कर रहे हो, वीडियो कॉल। जो आपको प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन। तो ये सेम उसी प्रकार के आपको सॉल्यूशन देता था। बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रोग्राम चल नहीं पाया और फाइनली ये फेल हो गया। बट हमें समझ में नहीं आया कि फेल हुआ क्यों। क्योंकि अगर हमें यह समझ में आ जाए कि ये प्रोग्राम फेल क्यों हुआ, तो हम दूसरी प्रोग्राम बनवा सकते थे, है ना। तो प्रोग्राम फेल होने का जो अल्टीमेट रीजन था कि आपने प्रोग्राम तो बना दिया बट उसको इंप्लीमेंट करने वाले नहीं बनाए, है ना। आप बोल रहे हो कि गांव में मैं रोबोटिक्स पढ़ाऊंगा और आपका टीचर को रोबोट का आर नहीं है पता। आपका टीचर आज भी वही पढ़ रहा है, नेचर को नाटूरे नाटूरे नाटूरे, हैप्पी को हैप्पी, ठीक है। तो क्या वो पढ़ाएगा? बस समझ में आ रही है? ऑनेस्ट को होनेस्ट पढ़ रहा है और आप बोल रहे हो मैं रोबोटिक्स पढ़ाऊंगा, डेवलपमेंट एआई की जमाना। तो आपने जो प्रोग्राम लाया है, सर प्रोग्राम तो बेटर है बट प्रोग्राम को आप गलत लोगों से डेवलपमेंट करवा रहे हो। प्रोग्राम को जो डेवलप करने का या फिर
इसको फॉलो करने का काम था वो दे दिए थे अधिकारी को। किसको दे दिए? डेवलपमेंट किसकी करनी है? गांव की, है ना। और गांव की डेवलपमेंट करने के लिए अधिकारी को कैसे मोटिवेट करोगे? सपोज मैं कलेक्टर बन जाऊं और किसी जिले की कलेक्टर मुझे कितने महीने के लिए रहना होगा या कितने साल के लिए रहना होगा? 2 से 3 साल। उसके बाद तो मैं फिर दिल्ली, है ना, बैक टू होम, भैया अपने जगह पे। तो ये बताओ मुझे, और सिंपल सी बात है सर, अभी कलेक्टरबाजी छोड़ो, मेरा खुद का काम देख लो। मैं यहाँ का टीचर हूँ। सपोज कल के दिन मुझे किसी स्कूल में पढ़ाने भेज दिए, कितने दिन के लिए? मान लो 1 महीने के लिए, कि सर 1 महीने में आपको क्लास 10th का पॉलिटी पढ़ाना है या सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पढ़ाने हैं। क्या आपको लगता है जितना मेहनत से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ पढ़ा पाऊंगा? मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। क्या फ़ायदा वहाँ बच्चों को इतने ज्ञान देने का? लेकिन अभी आपको जितना ज़्यादा हो सकता है मैं उतना पढ़ के आपको एक्स्ट्रा देने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा फील्ड है। मैं बच्चों को क्यों दूँ? बच्चों को देने के लिए मोटिवेशन कहाँ से है? उनको रिक्वायरमेंट है क्या? मैं डेवलपमेंट किसका करना चाह रहा हूँ? गांव की। लेकिन गांव के डेवलपमेंट में काम किसको दिया? अरे सर, मुझे गांव की डेवलपमेंट करनी है ना, तो मुझे गांव के लोगों को देना था। ये डेवलपमेंट करते, क्योंकि इनको मोटिवेशन मिलता। अगर इनके घर में या इनके गांव में स्कूल बनवाने हैं, ये सही से बनवाते। अगर इनके गांव में तालाब बनवाने हैं, ये सही से बनवाते। अगर इनके गांव में मान के चलो कि मच्छर मारने वाले दवाई छिटवाने हैं, ये छिटवाएंगे सर। इनको पता है कहाँ कहाँ से मच्छर पैदा होती है। इनके गांव में अगर रोड बनवाने हैं, ये बनवाएंगे और अच्छा बनवाएंगे। क्यों? क्योंकि उस रोड पे इनको चलना है, क्योंकि उस गांव में इनको रहना है, क्योंकि उस तालाब का पानी इनको पीना है, क्योंकि उस स्कूल में इनके बच्चे पढ़ेंगे। तो इनके पास मोटिवेशन होगी उस काम को सही से करने की। बट अधिकारी भाई, आधी जनता या आधा अधिकारी इस प्रोग्राम को करने के लिए कभी गांव गया ही नहीं। हमने बोला कि गांव की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बेसिस पे सॉल्यूशन देता है। सर, आप प्रॉब्लम कैसे पता करोगे क्या प्रॉब्लम है? गांव जाओगे ना, कोई अधिकारी गांव गया ही नहीं, खुद डायरी में प्रॉब्लम लिख दिए। एक अधिकारी है जो दिल्ली में बैठा है, दिल्ली में उसकी पढ़ाई हुई है और वो कलेक्टर बन गया है, और वो बिलासपुर के किसी छोटे से गांव में बैठ के या किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठ के रिपोर्ट बना रहे हैं। उसको क्या पता सर कि पहाड़ पे रहने वाले इंसान की प्रॉब्लम क्या है? उसको क्या पता कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की प्रॉब्लम क्या है? उसको क्या पता कि बस्तर में नक्सलियों के बीच रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तो उसको क्या पता कि बलरामपुर में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम क्या है? उसको क्या पता कि कवर्धा और कोरबा में रहने वाले लोगों की क्या प्रॉब्लम है? बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता तो आप सॉल्यूशन किसका दोगे? प्रॉब्लम पहले डिफाइन करोगे तब तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो अल्टीमेट जो फेलियर का रीजन मिला यही कि आप अधिकारियों से ये रिपोर्ट बनवा रहे हो। अधिकारी कभी गांव गया ही नहीं, ऑफिस में बैठे बैठे रिपोर्ट बना रहा है कि रामू की पत्नी को मलेरिया हो गया था और रामू की पत्नी मलेरिया से मर गई। अरे मलेरिया हुआ तो हुआ क्यों? मरी क्यों? क्या उस गांव में हॉस्पिटल नहीं था? प्रॉब्लम बताओ ना। तो अल्टीमेट ये डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था वो सही से चल नहीं पाया। ये तो फेलियर हमें अभी पता चला, उस समय पता। तो इसके फेलियर को समझने के लिए, क्यों फेल हुआ इसको समझने के लिए हमने एक समिति बनाया। आप कभी भी राजनीति पढ़ो ना तो आपको यही दिखेगा कि कुछ भी फेल होता है, कुछ भी हम गलत करते हैं या हमारे साथ गलत होता है, तुरंत हम एक समिति बना देते हैं और समिति का काम होता है इस पे रिपोर्ट बनाने का, उसको जांच पड़ताल करने का। यहाँ पे भी समिति बनाया गया जिसके अध्यक्ष, आप इस समिति को नाम दे सकते हो बलवंत राय मेहता, क्योंकि वो ही इसके अध्यक्ष थे। फाइनली बलवंत राय मेहता कमेटी बना के इसको चेक किया गया और बलवंत राय मेहता ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया कि क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक पूरा समझ में आया कि हमने जो इतनी सारी स्कीम चलाई वो आखिर फेल क्यों हुआ, या फिर उसके फेलियर के बाद हमने समितियां बनाना शुरू करी और समिति अपनी रिपोर्ट देती है जिसके बेसिस पे हम इसको आगे
बांटते हैं या फिर आगे पढ़ते हैं। इज इट क्लियर? ये वाला एपिसोड क्लियर है? लिखिए इसको। दिख रहा है राइटिंग? लिख लोगे तो बताना। कौन वाला? ये उधर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, जो भी प्रॉब्लम है उसको खोजना, प्रॉब्लम को समझना। कमिटी, कमिटी, समिति, तो चली हो गया? ओके। चलो, तो अब ये बलवंत राय मेहता कमेटी पे थोड़ा सा बात करते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी ये बना था 1957 में, अपना रिपोर्ट दिया फिर। हो रब्बा, अरे यार, इसको बनाओ।
बना रहे हो? आज कुछ ज्यादा मेहनत की जा रहा है ना गाइस, मेहनत चल रही है। गुड, बस बिल्डिंग बन गया मेरा। ये मान लो आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, राजधानी रायपुर, ठीक है। तो ये पूरा आपका स्टेट हो गया बड़ा वाला, ये छोटा वाला आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट, तो ये डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, डिस्ट्रिक्ट 4, ठीक है सर। उसके बाद ये जो रेड वाला है वो है आपका ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्लॉक 1, 2, 3, 4। और ये जो वाला है ये है विलेज, ठीक है। और ये ऊपर, सबसे ऊपर स्टेट। अब देखो, हमने सरकार को अलग अलग लेवल पे बांट दिया। कैसे बांटा? जो ये डिस्ट्रिक्ट वाले लेवल पे है, ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, हमने इसको बोला पंचायत, जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला परिषद। ये जो ब्लॉक लेवल है इसको बोले पंचायत समिति। और ये जो पीला कलर का है ये विलेज लेवल पे, इसको क्या बोले? ग्राम पंचायत। क्लियर है? अब इसको देखो ध्यान से, बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बोला। बलवंत जी बोलते हैं, मेहता जी, कि सर अभी तक जो हम सारी पावर सेंटर और स्टेट के बीच में बांट के रखे हैं, ठीक है, सेंटर और स्टेट यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो पावर बांटे हैं, इसको अब स्टेट से पावर लेके अलग अलग लेवल पे बांटनी पड़ेगी। अभी सारा पावर किसके पास था? स्टेट के पास। स्टेट की शक्तियों को मैंने इकट्ठा करके रखा है अभी तक। ये पावर को मैंने थोड़ा सा आपको दे दिया, थोड़ा आपको, थोड़ा आपको, थोड़ा आपको, ठीक है। तो मैंने सारी पावर को विकेंद्रीकरण किया है, ठीक है। अगर मैं सबको सेंट्रलाइज कर रहा हूं, सेंटर में रख रहा हूं, तो इसको बोलते हैं केंद्रीकरण। एक केंद्र है, उस केंद्र में मैंने सारी शक्तियों को रखा है, तो इसको बोलते हैं केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइज। तो इसका ऑपोजिट विकेंद्रीकरण, मतलब एक जगह से पावर को मैं अलग अलग लेवल पे क्या कर दे रहा हूं? बांट दे रहा हूं। इसी को मैं बोलता हूं विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब मेहता साहब ने बोला कि हमें पावर को क्या करना चाहिए? डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि विकेंद्रीकरण
विकेंद्रीकरण करना चाहिए। तो हमने पूछा बताओ कैसे करना है, तो उन्होंने बोला कि सर सबसे पहली बात कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे 3 सरकार रखेंगे। 3 अलग अलग लेवल पे हमने गवर्नमेंट को बांट दिया। कैसे? एक सरकार होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसको हम जिला परिषद बोलेंगे, एक्सक्यूज मी। एक होगा ब्लॉक लेवल पे, विकास खंड लेवल पे, जिसको हम पंचायत समिति के नाम से जानेंगे, और एक होगा आपके गांव के लेवल पे जिनको हम ग्राम पंचायत के नाम से जानेंगे। मतलब अभी जो पावर बिल्कुल सेंटर के पास था, हमने उस सारी शक्तियों को एक जगह से हटा के 3 अलग अलग लेवल पे क्या कर दिया? विकेंद्रीकरण कर दिया, यानी कि डिसेंट्रलाइज कर दिया। एक आदमी के हाथ से पावर लेके 3 अलग लेवल पे बांट दिया। इसी को बोलते हैं 3 टियर गवर्नमेंट, यानी कि 3 स्तरीय सरकार। एक सरकार जिले में, एक सरकार ब्लॉक में, एक सरकार गांव में। सरकार ही सरकार, कितनी सरकार? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। फिर रायपुर में अलग सरकार, दिल्ली में अलग सरकार। तो सरकार कहां से शुरू हुई? गांव से। अब गांव की सरकार गांव की डेवलपमेंट कराएगी, ब्लॉक की सरकार ब्लॉक की डेवलपमेंट कराएगी, आपकी डिस्ट्रिक्ट की सरकार डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट करवाएगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट की डेवलपमेंट करवाएगी, एंड सेंटर गवर्नमेंट सेंटर की डेवलपमेंट कर। अब इतनी गवर्नमेंट जब एक साथ काम करेंगे तो क्या पूरे भारत की डेवलपमेंट नहीं होगी? यस और नो? तो इस तरीके से हमने, मतलब बलवंत राय मेहता जी ने ये रिकमेंडेशन दिया, ये अपना रिपोर्ट दिए कि हमें पूरी सरकार को या हमें हमारी गवर्नेंस सिस्टम को सेंटर के हाथों से लेके अलग लेवल पे बांटना चाहिए, यानी कि इन 3 लेवल पे बांटनी चाहिए। ये किसका रिकमेंडेशन है? बलवंत राय मेहता कमेटी, कि हम एक सरकार रख दे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसको हम जिला परिषद के नाम से जाने, एक सरकार ब्लॉक के लेवल पे रखे जिनको काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद 1958 में, मतलब 1 साल बाद। तो इसको भी लिख लो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1958, यानी राष्ट्रीय विकास बोर्ड या परिषद। 1958 में इनके रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन ये फोर्स नहीं किए कि आप लोग सभी लोग इसी 3 स्तरीय सरकार को अपनाओ। तो इस रिपोर्ट के एक्सेप्ट करने के बाद पहला राज्य राजस्थान था जिसने पहली बार पंचायत को लागू किया। लिखना चाहोगे तो नागौर शहर था, 2 अक्टूबर 1958। याद है गांधी जी? ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि आपको पंचायत हो, तो उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पे यानी कि उन्हीं के जन्म दिवस पे पहला गांव बनाया गया। दूसरा गांव कहां बना? आंध्र प्रदेश। तो ये भी आपको याद होना चाहिए अगर एमसीक्यूज पूछता है तो, ठीक है। तो नागौर में पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा 3 स्तरीय, यही जो सेम बलवंत राय जो दिया था ना, वही इन लोग कॉपी पेस्ट कर लिए, यानी कि अपने में बना लिए, ठीक है। 1959, एक साल 1959 में, ये डेट लिख लो। फिर आंध्र प्रदेश में दूसरी बना। दूसरा राज्य आपका बंगाल, तमिलनाडु, ये सब भी लिए थे। अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख लो कि बंगाल भी लागू किया, तमिलनाडु भी लागू किया, ठीक है। लेकिन इन लोग डायरेक्टली इसको नहीं फॉलो किए। बंगाल जो था अपना 4 लेवल बनाया और तमिलनाडु 2 लेवल बनाया, 4 टियर 2 टियर। बलवंत राय ने 3 टियर, ये जो रिपोर्ट में दिए थे वो 3 टियर गवर्नमेंट था, ठीक है।
ये क्लियर है? लिखिए। समझ में आया ये? उससे पहले वाला जो मैंने आपको हिस्ट्री पूरी बताई, ठीक है। अब हम लोग कल ये देखेंगे कि पहली बार 1959 में ये लोकल बॉडी जो है, इसको हम आप लिख सकते हो रूरल लोकल बॉडी भी बोलते हैं। ये गांव में है इसलिए इसको हम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। गांव में होने के कारण हम इसको रूरल लोकल बॉडी या गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। और हम पढ़ रहे हैं अभी पार्ट 9, आर्टिकल 243A टू 243O। ये भी डाल दो टॉपिक 243A टू 243O। ग्रामीण स्थानीय सरकार, रूरल लोकल गवर्नमेंट, ग्रामीण स्थानीय सरकार, ठीक है। ग्रामीण हो जाएगा, उसके बाद फिर हम अर्बन पढ़ेंगे, शहरी पढ़ेंगे, ठीक है। 243A टू 243O, ठीक है। ये लास्ट वाला O है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? कल अपन ये देखेंगे कि 1959 में जब पहली बार गांव बना तो ये कितना विकास कर पाया। हमने 1952 में विकासात्मक बोर्ड वाला तो देख लिया, विकासात्मक परिषद वाला तो देखा कि उसकी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाई। इससे कितना डेवलपमेंट हुआ और इसके बाद क्या रहा, मतलब पंचायत की हिस्ट्री, इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ के आना। 19 कौन? राष्ट्रीय? हाँ, ऐसे बहुत सारे कानून आए थे, मैंने तो बस 2 ही आपको बताया है। लिखा 2 था, समझाया 1 हूं, ठीक है। 1952 में विकासात्मक बोर्ड और राष्ट्रीय वाला 1953 में। ऐसे बहुत सारे कमीशन आए थे, बहुत सारी कमेटी बनी थी, बहुत सारे काउंसिल, ठीक है। बट उसको हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बस रेफरेंस के लिए आपको एक नाम दिया था। कोई डाउट?